हेलो बच्चों, मैं रश्मि जैन, आपकी अर्थशास्त्र की शिक्षिका। तो पिछले वीडियो में हमने पालमपुर गांव की कहानी भाग 1 में उत्पादन के कारकों के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि पालमपुर गांव में इन उत्पादन के कारकों का संगठन किस प्रकार है। सबसे पहले हम पालमपुर की भूमि की चर्चा करेंगे। पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। पालमपुर गांव की 75% आबादी खेती पर निर्भर करती है, चाहे वे किसान के रूप में हो या किसी दूसरे के खेत में श्रमिक की तरह काम करते रहते हो। चूंकि हम जानते हैं कि भूमि स्थिर रहती है, अतः पालमपुर में भी वर्ष 1960 से आज तक जुताई के लायक भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। हालांकि गांव की बंजर भूमि को खेती लायक बना लिया गया है, परंतु अब वहां और कोई भूमि कृषि उत्पादन को बढ़ाने में सहायक नहीं है। क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? खरीफ की फसल कहते हैं। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि आपके यहाँ भी बारिश के मौसम में धान की खेती की जाती है। उसके बाद पालमपुर के लोग अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती करते हैं। सर्दी के मौसम में गेहूं उपजाया जाता है, जिसे हम रबी की फसल कहते हैं। उत्पादित गेहूं में से वहां के किसान अपने खाने जितना रखकर बाकी पास के शहर, मतलब पालमपुर के पास के शहर रायगंज की मंडी में बेच आते हैं। इसका मतलब पालमपुर में एक वर्ष में कितने प्रकार की खेती की गई? 3 अलग अलग प्रकार की खेती की गई या फिर 3 अलग अलग फसलें पैदा की गई। और ऐसा वे किस प्रकार कर पाते हैं? तो उसका कारण है कि बिजली है वहां। चूंकि हम जानते हैं कि बिजली के रहने से सिंचाई की पद्धति में फर्क पड़ता है, अतः वहां के पूरे जुते हुए क्षेत्र में सिंचाई होती है। अब हम जानेंगे कि बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान से सुने। जब कोई किसान एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसलें पैदा करता है, ठीक है, मतलब वो खरीफ की फसल भी पैदा करता है, रबी की फसल भी पैदा करता है और बीच में कुछ और फसल भी पैदा करता है, यानी एक से ज्यादा फसलें पैदा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। ऐसा करने से भूमि की उपज भी बढ़ती है। तो पालमपुर गांव के किसान तीसरी फसल के रूप में क्या चीज का उत्पादन करते हैं? आलू का उत्पादन करते हैं। बहुविध फसल प्रणाली के अलावा उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है। आधुनिक कृषि विधि मतलब जो मॉडर्न कृषि विधियां हैं। तो 1960 के दशक में भारत के कुछ वैज्ञानिकों, जो जैसे नाम है MS स्वामीनाथन है, उन्होंने HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, या फिर हिंदी में बोले तो अधिक उपज वाले बीजों का आविष्कार किया था। इन बीजों को बोने पर परंपरागत बीजों की तुलना में बहुत अधिक पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत पड़ती थी, मगर ऐसा करने से क्या होता था? फसलों में एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ और गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत तेजी आई। तो इसे नाम दिया गया, कौन सा नाम दिया गया? हरित क्रांति। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो मतलब अगर परंपरागत बीजों से उपज 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती थी, तो HYV बीजों से अचानक से उपज बढ़कर 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? तो चूंकि भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, ये हम सभी जानते हैं, और वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हरित क्रांति के कारण अधिक से अधिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब मिट्टी का उपजाऊपन धीरे धीरे कम होता जाता है। और हम जानते हैं कि HYV सीड्स यानी अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग करने के लिए अधिक से अधिक जल की जरूरत पड़ती है, और इससे जल की मात्रा जो है वो भी धीरे धीरे, मतलब जल स्तर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि भावी पीढ़ी के लिए हमें पर्यावरण की देखभाल भी करनी है। तो आजकल आप देखेंगे कि बाजारों में प्राकृतिक खाद के प्रोडक्ट्स बिकने लगे हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे हैं और जिनमें रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खाद जैसे गाय के गोबर आदि का प्रयोग होता है।
क्यों किया जा रहा है? ताकि भूमि का उपजाऊपन बना रहे, भूमि की उर्वरता बनी रहे। ये श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? पालमपुर गांव छोटे किसान अपने परिवार के साथ मिलकर अपने खेतों में काम करते रहते हैं, तो वो खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं, जबकि मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। वे उन श्रमिकों को मजदूरी या तो नकद के रूप के तौर पर देते हैं या फिर अनाज के रूप में भी दे देते हैं। वे या तो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं, मतलब जो श्रमिक होते हैं वे या तो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं या फिर इन्हें बड़े किसान पूरे साल के लिए काम पर रखते हैं। अब हम देखेंगे कि खेतों के लिए आवश्यक पूंजी कहाँ से आती है। चूंकि हमने देखा कि खेती अगर आधुनिक तरीके से की जाए तो बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, और छोटे और गरीब किसानों के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो उन्हें पैसे तो उधार लेने पड़ेंगे। उधार वे किससे लेंगे? तो गांव के महाजन से कर्ज लेके ही वो पूंजी इकट्ठी करेंगे। तो ये जो महाजन है वो ब्याज की दर बहुत ऊंची रखते हैं, जिससे किसानों को कर्ज चुकाने में बहुत कष्ट सहने पड़ते। बड़े किसान और मझोले किसान अपनी पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं, तो उनके पास तो बहुत बचत हो जाती है। क्योंकि उनके पास अच्छे पैसे होते हैं तो उन्हें किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये है उत्पादन के तीनों कारक जिसकी चर्चा हमने की है पिछले वीडियो में, भूमि की और फिर श्रम और आवश्यक पूंजी की। अब हम देखेंगे कि अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री कैसे की जाती है। अधिशेष कृषि, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अधिशेष उत्पादन किसे कहते हैं। तो मान लीजिए कि उत्पादन के तीनों कार्यों का प्रयोग करके किसानों ने गेहूं या धान की पैदावार कर ली। अब किसान इन अनाजों का क्या करेंगे? तो हाँ बच्चों, आपने सही समझा, वे अपने और अपने परिवार के उपभोग के लिए या फिर खाने के लिए कुछ अनाज रख लेंगे, और बाकी जो अधिशेष उत्पाद यानी बचे हुए अनाज को वो क्या करेंगे? व्यापारियों को या फिर पास के कस्बों शहरों में बेच देंगे। ये तो थी कृषि क्रियाएं। अब हम देखेंगे कि पालमपुर में कुछ और गैर कृषि क्रियाएं भी होती हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि किसी भी गांव में सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य ही होते हैं, अन्य गैर कृषि कार्य भी तो होते ही होंगे। मान लीजिए कि 75% लोग कृषि कार्य में लगे हैं, तो बाकी के 25% लोग क्या करते होंगे? वे क्या करेंगे? वे गैर कृषि कार्य भी करेंगे। ये गैर कृषि कार्य कौन कौन से होते होंगे? तो पहला है डेयरी। पालमपुर में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। वहां के लोग अपने गाय भैंसों के दूध को निकट के बड़े गांव शाहपुर या रायगंज में बेच देते हैं। पास के शहर में दूध को संग्रह करने का केंद्र भी बना हुआ है। और आपने अपने शहर में भी देखा होगा, अपने गांव में भी देखा होगा, जैसे हमारे यहाँ भी अमूल, सुधा, दूध आदि के पैकेट्स आते हैं। तो ये सब क्या चीज के हैं? ये सब डेयरी के ही उत्पाद हैं। दूसरा है लघु स्तरीय विनिर्माण। वहाँ के लोग 50% से कम लोग ही विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तो है नहीं, तो जो छोटे मोटे काम होते हैं वो परिवार के लोग आपस में मिलजुल करके ही कर लेते हैं। अब पालमपुर में कुछ दुकानदार भी हैं, छोटी छोटी दुकानें भी हैं। तो वो जो बगल के शहरों से, वहाँ के दुकानदार क्या करते हैं? बगल के शहरों से होलसेल में या थोक में सामान खरीदते हैं और गांव में लाकर बेचते हैं। जैसे कि वहाँ पर कुछ जनरल स्टोर्स होते होंगे जहाँ पर लोग चाय, तेल, बिस्किट, कॉपी, पेंसिल इत्यादि चीजें खरीदते होंगे, और कुछ लोग खाने पीने की चीजें भी बेचते हैं। परिवहन, ये तेजी से विकसित होता एक क्षेत्रक है। परिवहन क्या है? यातायात के साधन। तो पालमपुर अपने आसपास के शहरों से, हमने पहले वीडियो में देखा था कि पालमपुर अपने आसपास के शहरों से सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है। तो जब किसी को अपने गांव से दूसरे गांव में जाना है, दूसरे शहरों में जाना है, तो वो किस चीज से जाएंगे? तो वहां पर कुछ रिक्शा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि चलते हैं। तो इनके द्वारा वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो जो इन जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, रिक्शा आदि के मालिक होते हैं वो क्या करते हैं? वो इनके बदले में पैसे लेते हैं। तो इस तरह से कृषि के अलावा कुछ गैर कृषि क्रियाएं भी पालमपुर में होती हैं। तो ये है पालमपुर गांव की पूरी कहानी। तो बच्चों, ये है पालमपुर गांव की कहानी, जो कि अन्य गांवों से, भारत के अन्य गांवों से भी मिलती जुलती है। अब हम इसके अगले भाग में इस चैप्टर से संबंधित
क्वेश्चन आंसर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के तौर पर आपको मिलेंगे, आपको भेज दिया जाएगा। तो आप अगला भाग देखिए, आपको अगर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो। तब तक के लिए थैंक यू।